नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 पन्नों का भावुक पत्र लिखा है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को विकास और विरासत का अद्भुत संगम बताया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम जैसे ऐतिहासिक कार्य प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना और आत्मगौरव के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था और आज यही प्रदेश निवेश, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत ग्रोथ इंजन बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे बदलावों की सराहना की। लखनऊ में शुक्रवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में एक रिटायर्ड सैनिक और एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। मोहनलालगंज इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय डिलीवरी बॉय शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में बाइक फिसलने से पूर्व सैनिक ओवैस खान गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को मथुरा वृंदावन के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11 बजे वे वृंदावन स्थित अक्षय पात्र चंद्रोदय मंदिर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें संस्करण को सुनेंगे। इसके बाद वे प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दौरे के दौरान नितिन नवीन भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास पर जाकर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह दौरा भाजपा के आध्यात्मिक जुड़ाव और संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व के कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। काशी में इस वर्ष 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस पुलिस परेड को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और यह परेड कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। इस बार की परेड पूरी तरह नारी शक्ति को समर्पित होगी, जिसमें 16 टोलियों के माध्यम से करीब 400 महिला पुलिसकर्मी हिस्सा लेंगी। परेड कमांडर से लेकर घुड़सवार दस्ता, यातायात पुलिस और अन्य सभी जिम्मेदारियां पूरी तरह महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में होंगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के अनुसार यह आयोजन महिला सशक्तिकरण और उनकी कार्यकुशलता का सशक्त संदेश देगा। गणतंत्र दिवस से पहले इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है, जिससे तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह परेड काशी के इतिहास में एक नई मिसाल कायम करेगी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। इस योजना के तहत आगरा के प्रसिद्ध पेठे से लेकर मथुरा के पेड़े और काशी की मलियों तक 75 जिलों के स्थानीय व्यंजनों को ब्रांडिंग और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर विशेष फूड स्टॉल लगाए जाएंगे,
जिससे उत्तर प्रदेश का जायका पूरी दुनिया में फैल सके। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय कारीगरों को फायदा मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट को लेकर तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि आने वाला बजट आम आदमी की जिंदगी में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाने वाला होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का केंद्र बिंदु लोक कल्याण होना चाहिए, जिससे गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सीधा लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट के प्रावधानों का गहन अध्ययन कर राज्य के बजट प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि इस बार के बजट में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि प्रदेश की विकास गति और तेज हो सके। बदायूं से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 28 वर्षीय विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला है। महिला के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि पति ने शराब के नशे में गला घोंटकर उसकी हत्या की और बाद में शव को फांसी का दिखाने के लिए लटका दिया। आरोपी पति घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। दंपति के 3 छोटे बच्चे हैं और पड़ोसियों के अनुसार पति अक्सर घरेलू हिंसा करता था। यह घटना घरेलू हिंसा और शराब के नशे की एक भयावह कहानी को बयां करती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की पटकथा तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसका असर जिलों तक देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज करते हुए 75 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिन्हें सभी जिलों में जाकर नए जिला अध्यक्षों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने 73 समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर दलितों और अल्पसंख्यकों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया है और संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में वे अपनी नई राजनीतिक रणनीति सार्वजनिक करेंगे, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में हुए भीषण सड़क हादसे में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान रिंकल बालियान को उनके पैतृक गांव हापुड़ के भटैल में पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर के पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सबसे मार्मिक क्षण उस समय सामने आया जब शहीद के 1 साल के मासूम बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे समेत प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके। उल्लेखनीय है कि इस दर्दनाक हादसे में कुल 10 जवान शहीद हुए थे, जबकि 11 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बुलंदशहर में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन के दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2034 तक देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो सबसे पहले अयोध्या का राम मंदिर और गाजियाबाद का डासना देवी मंदिर तोड़े जाने का खतरा होगा। उन्होंने अपने बयान में हिंदू समाज से एकजुट होने और शस्त्र रखने की अपील की तथा बांग्लादेश की घटनाओं का उदाहरण देते हुए भविष्य को लेकर चेतावनी दी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक नजर दोनों ही इस पूरे मामले पर बनी हुई हैं। चित्रकूट के बरगर कस्बे में 13 वर्षीय व्यापारी पुत्र आयुष के अपहरण और हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों का गुस्सा शनिवार सुबह उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपियों के घर से सामान निकालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद परिजनों ने आयुष का शव बाजार में रख दिया और अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत की मांग पर अड़ गए। बाजार में शव रखे जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और माहौल बेहद भावुक हो गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की काफी समझाइश के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए, तब जाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। नोएडा के सेक्टर 150 में खुले गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर युवराज मेहता की मौत के बाद प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। यह मामला केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पूरे नोएडा के कई रिहायशी इलाकों में ऐसे सैकड़ों जानलेवा गड्ढे मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी के दावे के बावजूद पिछले 1 दशक में अनियोजित शहरी विकास और कमजोर नागरिक सुविधाओं के कारण खुले मैदान गहरे पानी भरे गड्ढों और खाइयों में तब्दील हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते और हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद
प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में शनिवार शाम उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ असामाजिक तत्व शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर लाठी डंडों और झंडों के साथ पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन युवकों ने शिविर में जबरन घुसने की कोशिश की और आक्रामक नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। शिविर प्रबंधन ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और भविष्य में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए स्थायी पुलिस सुरक्षा की मांग की है।